Hello, dear friends. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter solution. In that, we will continue with osmosis and osmotic pressure. ओके ऑस्मोसिस के हमने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे रॉ मैंगो है, उसको जब अचार बनाने से पहले अगर सॉल्ट वाटर में डालते हैं, आपने कभी घर में ऑब्जर्व किया हो तो वो सूख जाते हैं। ऐसे ही सूखे फ्लावर को अगर आप डिप करते हो फ्रेश वाटर में तो वापस फ्रेश हो जाता है। ओके और ऐसे ही सलाइन वाटर में जब ब्लड सेल्स को डाला जाता है, सस्पेंड किया जाता है तो कैलैप्स हो जाता है। तो ये जो प्रोसेसेस है, इसमें एक कॉमन चीज़ है कि ऑल दी सब्सटेंसेस आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स है। ये मेम्ब्रेन कैन बी ऑफ एनिमल और वेजिटेबल और ओरिजिन। ओके तो जैसे फ्लावर कैसे वापस खिल जाता है कि उसका जो स्टॉक है उसके थ्रू वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है और ब्रांचेस में और फ्लावर्स में जाता है और वापस से वो फ्लावर खिल जाता है। ओके और पिग्स ब्लैडर, पार्चमेंट और कैन बी सिंथेटिक भी होता है, जैसे कि सेलोफेन। तो मेम्ब्रेन्स अपीयर कैसे करती हैं? कंटिन्यूस शीट और फिल्म जैसे अपीयर करती हैं, पर इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। ओके छोटे छोटे, अपने वैसा लगता है कि उसके अंदर नहीं है, मतलब बंद है ये, पर उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्लियर? तो लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइज होता है थिस्टल फनल में ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस होता है सॉल्वेंट का, इस कारण वो राइज करता है उसमें। ओके like this we can say here, we can make it like this is solution. Clear? This is solvent and this is semi permeable membrane. Clear? This is semi permeable membrane. ओके ये आपकी हाइट होगी यहाँ राइज करने की, एच। क्लियर? तो लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेस इन थिस्टल फनल ड्यू टू osmosis of solvent. क्लियर? तो स्मॉल, इस सब में क्या होते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। ओके सेमी परमिएबल का मतलब है कि पूरी तरह से परमिट नहीं करती सॉल्यूशन को, सेमी आधे तरीके से परमिट करती है छोटे छोटे पोर्स के थ्रू। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है वो इस होल्स के थ्रू पास कर सकता है, पर जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं वो रुक जाते हैं। तो मेम्ब्रेन्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें कि लार्ज बिगर मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉल्यूट के वो रुक जाते हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अगर इस मेम्ब्रेन को प्लेस किया जाता है सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट मेम्ब्रेन जो होता है फ्लो करता है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से कहाँ जाएगा वो? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। क्लियर? दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये जो फ्लो है सॉल्वेंट का, दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर? तो फ्लो कंटिन्यू होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जहाँ से सॉल्यूशन का साइड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, जब स्टॉप हो जाता है, जब एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ये जो प्रेशर है ये स्टॉप हो जाता है। जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तब वो रुक जाता है। कैसे? जैसे ये देखिए दो बीकर हैं लाइक दिस, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या है? तो हेयर इट इज सॉल्वेंट एंड हेयर इट इज सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन है और इसको बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो क्या होता है, जब तब तक फ्लो कंटिन्यू रहता है जब तक कि एक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, जब तक कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, जब ये आ जाते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। तो ये जो प्रेशर कहलाएगा, दिस इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस विल नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कि जब तक कि लेवल में नहीं आ जाता तब तक ये ऐसे चलता है। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जब जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, कैसे जाता है? थ्रू ऑस्मोसिस। डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, हम क्या क्या केप्ट रखना है कि हायर कंसनट्रेशन पॉइंट केप्ट इन माइंड इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इज़ द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। एक तरह से वो जो प्रेशर जो कि उसको रोकने के लिए लगा गया वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओके, तो जो पैसेज है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सॉल्यूशन की तरफ, जो कि अभी हमने डायग्राम में बताया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट मॉलिक्यूल कितने हैं उस पर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the molarity. ओके, तो जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मोलैरिटी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जब करेंगे हम, तो इसको किस तरह से, ये देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। कितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है और उनको लेवल में लाने के लिए कितना प्रेशर दिया गया। ओके, द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि अप्लाई किया गया सॉल्यूशन पे टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को लेवल में इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया गया वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो उसका जो डेफिनेशन है उसको हम इज इक्वल टू CRT, इट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओके, R क्या है? R इज द गैस कांस्टेंट, क्लियर, एंड C इज द मोलैरिटी, क्लियर। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। V तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing N2 moles of solute। N2 moles of solute, N2 क्या है? solute है। और W2 ग्राम किसका है? वेट किसका है? solute का। और M क्या है? M इज द मोलर मास। N2 इज इक्वल टू W2 ओब्लिक M2, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे
W2RT अपॉन M2, फिर M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन, ओके। तो जब हमें ये क्वांटिटीज़ पता करेंगी तो हम मोलर मास भी सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से प्रेशर ऑफ एटम निकाला जाता है। इसमें यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में। तो मेज़रमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है दूसरा मेथड, मोलर मास का मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स, इनको फाइंड आउट करने के लिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये एडवांटेज है दूसरे मेथड से कि प्रेशर मेजरमेंट जो होता है रूम टेम्परेचर पे होता है, ओके। मोलैरिटी होती है सॉल्यूशन की मोलैलिटी की जगह, और इसका मैग्नीट्यूड लार्ज होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन की जगह। तो टेक्निक जो ऑस्मोटिक प्रेशर की है वो डिटरमाइन करता है मुझसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, पर्टिकुलरली यूज्ड इन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में इसको यूज़ किया जाता है। टू सॉल्यूशन होते हैं सेम एटॉमिक प्रेशर के, टू सॉल्यूशन है और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर। इसको बोलेंगे आप आइसोटोनिक, मतलब दो जो है सॉल्यूशन उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है गिवन टेम्परेचर पे, उसको बोलता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ओके। तो ये सॉल्यूशन सेपरेट होते हैं सेमी परबियल मेम्ब्रेन के, ओके। नो ऑस्मोसिस, कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है उसमें। जैसे ऑस्मोटिक, फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर किस में, ब्लड सेल में होता है, सोडियम क्लोराइड सेल में होता है, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन में होता है, ओके। तो इसमें कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता है, खाली ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। किसमें? ब्लड सेल के अंदर, ओके, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, ओके, और नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन में। तो उसको आराम से आप इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर उसका बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। अगर हम सॉल्यूशन में मोर देन 0.9% है, अगर मोर देन 0.9% है, ओके, इट इज़ मोर देन 0.9% ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है इसका तो क्या होगा, वाटर बाहर आ जाएगा सेल से, विल फ्लो आउट ऑफ सेल, ओके। और क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और साल्ट कंसंट्रेशन लेस देन है, if salt concentration is less than 0.9% है, तो क्या होगा, water will flow into the cell,
water will flow into the cell. ओके और ये क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे. तो ये ऐसा को बोल इस when cell placed in the solution water will flow into the cell and they would swell. तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक. ओके तो वाटर विल फ्लो इनटू द सेल if placed in the solution. ओके इसी तरह से इससे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. यू कैन डू इट. जैसे कोई क्वेश्चन है कि एक्वस सॉल्यूशन है प्रोटीन का 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हो गया 0.200 लीटर. एक्वस सॉल्यूशन है प्रोटीन का. टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन. ओके कांस्टेंट हमें पता है 0.083 एल बार पर मोल पर केल्विन. तो इस वैल्यू को इक्वेशन में हम डालेंगे. तो वेरियस क्वांटिटीज़ वी फॉलो. ऑस्मोटिक प्रेशर इज 2.57 इंटू 10⁻³ बार दिया गया. तो उसी को वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे. तो 1.26 ग्राम इंटू 0.083 ओके पर मोल इंटू 300 केल्विन अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ बार into 0.200 liter. When we will calculate it, okay, directly I am writing because it will take too much time to clear here. It is so easy to do it in short term. Okay, तो इस तरह से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे. तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए. तो जैसे रॉ मैंगो है उसको कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, उसका पानी लूज़ कर जाएगा और वो श्रिंक कर जाएगा. ऐसी कई एग्जाम्पल है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों के. ऐसे विल्टेड फ्लावर है फ्रेश वाटर में डालोगे तो वापस खिल जाएगा. ओके तो इस तरह से कुछ कुछ एग्जाम्पल आते हैं जिसमें वाटर मूव होता है और दूसरा मूव आउट होता है. ओके तो पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी वाटर लेने से क्या होता है, टिश्यू में रिटेन हो जाता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में ऑस्मोसिस के कारण. तो इस कारण पफिंग और स्वेलिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं एडिमा. जिसको बोलते हैं पफिनेस और स्वेलिंग हो जाती है. वो जो इनटेक ह्यूमन बीइंग विल इनटेक लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड जो लेते हैं. ओके तो डायरेक्शन ऑफ जो है एडिमा हो जाता है. तो वाटर मूवमेंट जो होता है सॉइल का प्लांट रूट्स में और फिर वापस अपर पोर्शन में जाता है, ये ऑस्मोसिस के कारण होता है. प्लांट्स में भी जो मूवमेंट होता है वाटर का वो ऑस्मोसिस के कारण होता है. पहले जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, फिर वो सारे पार्ट्स में भेजता है. ऐसे ही मीट को प्रिजर्व किया जाता है. अचार डालने के लिए आप देखिए मुरब्बा डालते हैं. फ्रूट्स को प्रिजर्व किया जाता है नमक या चीनी डाल के. तो ये इट थ्रू द प्रोसेस तो क्या होता है, बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट क्या होता है, वाटर लूज़ कर जाता है बैक्टीरिया और डिहाइड्रेट होके वो मर जाता है. तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस जो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. उसको रिवर्स भी किया जाता है अगर इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर से
ज़्यादा प्रेशर हो, प्रेशर इज लार्जर देन osmotic pressure is applied. ओके, किसमें? सॉल्यूशन में। एक तो था इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, और क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट हो जाएगा थ्रू द सेमी परबियल मेम्ब्रेन, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये जैसे हमने वाटर लिया, ये फ्रेश वाटर है, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? ओके, ये पिस्टन है, ये प्रेशर, ये सॉल्ट वाटर है, और ये फ्रेश वाटर है। ये जब एक्सेस में प्रेशर अप्लाई करा जाएगा तो क्या होगा? इट ऊजेज आउट, ये बाहर आ जाएगा पानी। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा जब अप्लाई करते हैं, दिस इज़ वाटर आउटलेट। ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस अकर व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन द osmotic प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ किया जाता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर को डीसैलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, उसमें से उनकी उसकी जो सैलिनिटी है कम करने के लिए। तो प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करता है तो प्योर वाटर स्क्वीज आउट हो जाता है सी वाटर से। इसी तरह का हम जो फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है? प्योर वाटर जो है वो सी वाटर से अगर करते हैं प्रेशर तो ये प्योर वाटर अलग हो जाता है। क्लियर? तो बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन अवेलेबल है इस पर्पस के लिए। तो प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो बहुत हाई होता है और वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन होता है। सेल्यूलोस एसीटेट प्लेस किया जाता है सूटेबल सपोर्ट के साथ। तो सेल्यूलोस एसीटेट होता है वो परमिएबल होता है वाटर का, पर इट इज़ impermeable to ions present in तो सेमी पर इन सी वाटर। सेल्यूलोस एसीटेट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है जो कि सी वाटर को, और impermeable to impurities and ions present in सी वाटर। ओके, तो बहुत कंट्रीज़ यूज़ करती है डीसैलिनेशन प्लांट्स टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर के लिए डीसैलिनेशन जो है मेथड यूज़ किया जाता है। तो आयोनिक कंपाउंड जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो डिसोसिएट कर जाते हैं किसमें? कैटायन और एनायन में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, तो इसमें क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड जो डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो डिसोसिएट हो जाते हैं कैटायंस और एनायंस में। ओके, ionic compounds dissolved in water तो कैटायंस और एनायंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम डिज़ोल्व करते हैं 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 74.5 ग्राम किस में? वाटर में। ओके, तो हमें पोटेशियम प्लस क्लोराइड रिलीज हो जाएंगे सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ। ओके,
तो एबनॉर्मल, तो अगर हम इग्नोर करेंगे इंटर आयनिक अट्रैक्शन, तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 1 kg ऑफ वाटर में होता है, तो ये इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 1 kg ऑफ वाटर, अगर 1 kg ऑफ वाटर में है 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो बॉइलिंग पॉइंट को वो कितना इंक्रीज कर देगा, 2 × 0.52 केल्विन इज इक्वल टू 1.05 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि मास ऑफ 2 मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स कितना है, मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल्स कितना है, 74.5 ग्राम, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितना है, 37.25 ग्राम। तो इससे हमें पता लगता है डिसोसिएशन होता है सॉल्यूट का आयंस में। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली हम मोलर मास जो होता है हमेशा लो होता है ट्रू वैल्यू से। जो मोलर मास होता है वो लो होता है ट्रू वैल्यू से। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है इथेनोइक एसिड के बेंजीन में डीमराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सॉल्वेंट्स में होता है जो कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसमें। नॉर्मली इट इज़ इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो डाई इलेक्ट्रिक सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस हो जाते हैं डाइमराइजेशन से। तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है इसमें, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बेंजीन में ये हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू होता है। तो मोलर मास जो होता है कैलकुलेट किया जाता है किस बेसिस पे, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, तो मोलर मास किस बेस पे होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। तो ट्वाइस होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ये जो मोलर मास होता है ये लो होता है और हायर होता है एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू से। तो क्या होता है, या तो लो होता है या हाई होता है, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, ओके, इथेनोइक एसिड में क्या होता है, ये हाफ होती है इनकी वैल्यू। टीबी और टीएफ की वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ हाफ ऑफ नॉर्मल वैल्यू होता है। ओके, तो ये जो मोलर मास, जब इसका मोलर मास चेक करते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ नॉर्मल वैल्यू के आधा है, तो मोलर मास कैसा होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो नॉर्मल नहीं होगा तो इसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, तो वैन हॉफ जो था उसने एक फैक्टर नोन एज वान हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन पता लग सके। ओके, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन पता लग सके, इसलिए उसने फैक्टर आई निकाला। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए उसने निकाला नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व की, और दूसरी कैलकुलेटेड
ठीक है, कैलकुलेटेड qualitative property. I is equal to total number of moles of particle. उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे, चाहे आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ओके, तो ये वॉन्टॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था। तो एबनॉर्मल मोलर मास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एज्यूम किया जाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बाय एज्यूमिंग, जो कि उड़ नहीं सकते, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऑब्जर्व करके कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ निकाली जाती हैं, जो कि ना एसोसिएट होती हैं ना डिसोसिएट होती हैं। ओके, तो एसोसिएशन में वैल्यू ऑफ आई जो होती है लेस देन यूनिटी होती है। एसोसिएशन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ आई लेस देन यूनिटी होती है, और डिसोसिएशन में जो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आई जो होता है ग्रेटर देन यूनिटी होता है। तो इंक्लूजन ऑफ क्या होता है, जैसे वैल्यू ऑफ आई एक्वस के लिए, आई फॉर एक्वस केसीएल के लिए, केसीएल सॉल्यूशन के लिए 2 के करीब है। तो वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड इन बेंजीन कितना है, बेंजीन की कितनी है 0.5। ओके, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में वैल्यू ऑफ आई लेस देन यूनिटी और डिसोसिएशन में ग्रेटर देन यूनिटी होती है। तो वांट ऑफ फैक्टर्स ने मॉडिफाई किया इक्वेशन को और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एक और इक्वेशन निकाली, जिसमें उसने बताया, टोल्ड अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ओके, N2/N1। ओके, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, फिर ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आई फैक्टर डाल के, जो इसमें हमने आई फॉर एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई निकाली, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फैक्टर आई, वांट ऑफ फैक्टर जो है फैक्टर आई को इस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन I N2 RT/V,
इस तरह से निकलेगा। ओके, तो वैल्यूज़ ऑफ फैक्टर आई सेवरल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अलग अलग हैं। पोटेशियम क्लोराइड की अलग है। ओके ओके, तो सबका अलग अलग है। जैसे करीब जो कि पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम सल्फेट है, उसमें जो होता है वैल्यू एपरेचेस कितना आ जाता है, 2 हो जाती है। और ये वेरी डाइल्यूट हो जाता है ना, बहुत डाइल्यूट हो जाता है। और वैल्यू ऑफ आई जो होता है कितना हो जाता है, 3 हो जाता है K2SO4 के लिए। ओके, तो इस तरह से हम इसमें देखो आई फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, एसोसिएशन वैल्यू और डिसोसिएशन वैल्यू। लेस देन यूनिटी है तो एसोसिएशन होगा, ग्रेटर देन यूनिटी है तो डिसोसिएशन होगा। ओके, तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। बेंजोइक एसिड से है रिलेटेड और आपकी इसमें एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और बहुत इजी सी न्यूमेरिकल्स है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन दैट न्यूमेरिकल। ओके, बेंजोइक एसिड का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको वैल्यूज़ निकालनी है, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड। ओके, डिनर सॉल्यूशन में, और एक और न्यूमेरिकल इसी तरह का दिया हो गया। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा एंड यू कैन डू दैट numericals very easily. If you say me to explain that numericals also that are given in the last in this chapter, I will also explain to you. तो ये अभी तो जो एक्सप्लेनेशन है वो आज कंप्लीट हो गया है। तो ओके देन, आपको सब क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।